यूं तो जापान को हम उनके अनुशासन और समय का पाबंद उन्नत किस्म की तकनीक के लिए जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक वैसे ही इस जापान देश में सन 1980 के दशक में एक ऐसी भयानक घटना घटी जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली थी। जी हाँ, 44 दिन तक लगातार भूखे प्यासे एक 17 साल की नाबालिग लड़की का 100 से भी अधिक लोगों ने 500 बार से भी ज़्यादा बार बलात्कार किया और उसके बाद उन्होंने उसको ऐसी खतरनाक और जिल्लत भरी मौत दी कि उस घटना को सुनकर पूरे जापान में ना कि पूरी दुनिया के लोग अपने आँख से आंसू ना रोक पाए। और ये सच्ची घटना आज भी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये 44 दिन उस लड़की के लिए किसी नर्क से भी ज़्यादा बदतर थे। उस समय इस घटना को सुनकर कुछ महिलाएं तो इतनी भयभीत हो गई थीं कि वो डिप्रेशन यानी कि अवसाद का शिकार हो गई थीं कि कोई इंसान किसी के साथ बलात्कार करने के बाद ऐसी क्रूरता और दर्दनाक भरी मौत कैसे दे सकता है। तो दोस्तों, इस सच्ची और भयानक घटना को आगे जानने के लिए अपना दिल थाम कर बैठ जाइए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जुर्म टॉक। तारीख 20 जनवरी 1989 के दिन टोक्यो के पास एक जगह है मज़ाटो, जहां उन दिनों एक 30 वर्ष की महिला टीचर की संदिग्ध हालत में हत्या कर दी गई थी और मज़ाटो की पुलिस उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि जिस एरिया में ये मर्डर हुआ है उस एरिया में कुछ याकूज़ा गैंग के भी लोग रहा करते हैं। उस गैंग की यह विशेषता थी कि चोरी, लूट, हत्या, रेप जैसे क्राइम उस गैंग के लोग किया करते थे। पुलिस बारी बारी उस एरिया के गैंग मेंबर्स को पकड़कर पूछताछ शुरू करती है और उस गैंग का एक सक्रिय मेंबर था मियानो। पुलिस को देखते ही वह बहुत डर और घबरा जाता है और पुलिस के कुछ सवाल करने से पहले ही कहने लगता है, ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया, मेरे साथ इस रेप में और लोग भी शामिल हैं। पुलिस सोचती है हम तो मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये तो रेप की बात कर रहा है। उनको वहीं पे उसके ऊपर कुछ शक होता है। पुलिस भी चुपचाप उसकी बात सुनने लगती है। उसके बाद पुलिस जब उसके घर की तलाशी लेती है तो उसके घर में लेडीज़ के ब्रा और अंडरगारमेंट्स वगैरह मिलते हैं। पुलिस उसे अपने हिरासत में ले लेती है और फिर पुलिस थाने में ले जाकर उसको उस लड़की के बारे में पूछताछ शुरू करती है कि आखिर वो पीड़िता कहाँ है। और फिर मियानो ने जो कुछ अपने बयान में बताया वो सुनकर आपके होश हवास उड़ जाएंगे कि कोई इंसान इतना क्रूर और बेरहम दिल आखिर कैसे हो सकता है। उस स्कूल का नाम याशिनियामी है और उसी स्कूल में एक 17 साल की जुनको फुरुटा नाम की लड़की भी पढ़ा करती थी, जो कि बहुत सुंदर थी और उसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज तर्रार थी। खेल कूद व सांस्कृतिक कार्यों में भी अव्वल दर्जे की थी और इसी सब के कारण वो पूरे स्कूल में फेमस थी। उसे दूसरे बच्चों के साथ साथ स्कूल के टीचर्स भी बहुत लाइक किया करते थे। इसी वजह से बहुत बच्चे उसके क्लोज रहने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन उसी स्कूल में कुछ गलत प्रवृत्ति के भी लड़के थे जिनसे कि जुनको हट बढ़ कर रहा करती। और उसी बीच मियानो नाम का एक लड़का जुनको फुरुटा से वन साइडेड लव किया करता था और उसे एक दिन प्रपोज करता है और जुनको इस सब से इनकार कर बैठती है। पर उसके मना करने के बाद भी वो लड़का कई बार उसे परेशान करता है और हर बार जुनको का जवाब ना ही होता था, क्योंकि जुनको उसे पसंद नहीं करती। और तो और उसे स्कूल में भी कोई बच्चे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक याकूज़ा नामक गैंग का एक सक्रिय सदस्य था। इस गैंग का मेंबर होने की वजह से वो सारे बच्चों को डराता और धमकाता रहता और कोई उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि उन दिनों में याकूज़ा गैंग का वहाँ बहुत खौफ हुआ करता था। जुनको फ्रूटा के बार बार रिजेक्ट करने से
अब मियानो के अंदर ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो चुकी थी और जुनको उसे के इस गुस्से से बिल्कुल बेखबर और बेपरवाह थी। जुनको अपने माँ बाप और दो छोटे भाई बहनों के साथ रहा करती थी और हाल ही में जुनको ने फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से अपने घर और स्कूल के बीच एक कपड़े की शॉप पर पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करी थी, जिससे कि उसकी स्कूल की फीस और उसके पॉकेट खर्च निकल जाए। बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। एक दिन मियानो ने जुनको को उस शॉप में काम करते वक्त देख लिया। डेट थी 15 नवंबर और हाल ही में जुनको ने फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपने घर और स्कूल के बीच एक कपड़े की दुकान पर पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करी थी, जिससे कि स्कूल फीस और उसके पॉकेट खर्च निकल जाया करें। बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। एक दिन मियानो ने जुनको को उस शॉप में काम करते वक्त देख लिया। फिर 15 नवंबर की डेट को ड्यूटी का टाइम रात के 9 बजे ख़त्म होता है। जुनको फ्रूटा अपने साइकिल से अपने घर के लिए निकलती है। वहीं बीच रास्ते में कुछ आवारा लड़के जुनको को अपनी बाइक से टक्कर मार देते हैं और जिनको वहीं पर गिर पड़ती है। और ये सब कुछ वहीं कुछ दूर पर खड़ा एक लड़का देख रहा होता है। वो जुनको की हेल्प के लिए दौड़ कर आता है और उसे आता देख वो लड़के वहाँ से भाग खड़े होते हैं। वो मदद करने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि मियानो ही निकलता है और जुनको उसे पहचान भी जाती है। जुनको को फिर वो ऑफ़र देता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें घर तक साथ में ही ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि रात भी बहुत ज़्यादा है और क्या पता मेरे जाने के बाद वो लड़के तुम्हें फिर से ना परेशान करने लग जाए। जुनको सोचती है कि मैं जितना इसे बेकार समझती हूँ, आखिर ये इतना बुरा भी नहीं है, और वो उसके ऊपर विश्वास करके उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। और शायद उसका यही विश्वास करना उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है और और भूल हो जाएगी शायद, ये वो नहीं जानती थी, क्योंकि ये सब जो एक्सीडेंट जुनको के साथ हुआ था, ये सब कुछ प्लान किया हुआ रहता है। जुनको को टक्कर मार कर नीचे गिराने वाला लड़का भी मियानो का ही एक बेहद खास मित्र होता है, जिसका नाम मिनाटो था। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद वो जुनको से स्कूल के कुछ नोट्स मांगने के बहाने मियानो उसे अपने घर पे ले जाता है और वहाँ जाकर जुनको से कहता है, अगर तुमने ज़रा भी आवाज़ या हल्ला करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वहाँ पे उसके सारे दोस्त भी पहले से ही मौजूद रहते हैं जिन्होंने उसे टक्कर मारी थी। ये सब कुछ देख जुनको अब समझ जाती है कि ये सब कुछ इनकी ही प्लानिंग थी। अब क्या था, जुनको के साथ मियानो ने बलात्कार किया और फिर उसके बाद उसके दोस्तों ने भी उसका बलात्कार किया। फिर उनमें कंपटीशन जैसा छिड़ गया कि देखते हैं कौन इसके साथ ज़्यादा बार बलात्कार करता है। ये सिलसिला लगातार अगली सुबह तक चलता है। तब तक वो बेचारी भूखे प्यासे उनका शोषण झेलती रही। फिर मियानो के ही एक दोस्त ने बोला, इसको कुछ और दिन अपने पास रखते हैं और इसके मज़े लेते हैं। फिर क्या था, अगले दिन भी उसके साथ वही बलात्कार का सिलसिला शुरू हो जाता है और इस बार उनकी संख्या ज़्यादा होती है। फिर से उसे भूखे प्यासे रखा जाता है और उस दिसंबर की हाड़ कपा देने वाली ठंड में उसे बिना कपड़ों के रखा जाता है। फिर करीब जुनको को लापता हुए 2 दिन हो जाते हैं। इधर उधर जुनको का लगाने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसकी लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं। पुलिस अपनी छानबीन कर रही होती है और इसी बीच मियानो के ही एक दोस्त को खबर चल जाती है कि जुनको के पेरेंट्स ने उसके लापता हो जाने की कंप्लेन पुलिस स्टेशन में लिखाई है। वो जाकर मियानो को ये सारी बात बताता है। चूँकि उन्होंने जहाँ जुनको को रखा था वो एरिया उनके घर के ही आसपास का था, पकड़े जाने के डर से उन्होंने एक डिसीज़न लिया और उसे अयासे नाम के ज़िले में अपने ही एक दोस्त के घर, जिसका नाम यसूसी वतनावे था, उसके घर पे ले जाने का प्रोग्राम बनाया। क्योंकि यसूसी के माता पिता ज़्यादातर काम के सिलसिले से बाहर ही रहा करते थे। डेट 28 नवंबर की रात को
2:30 बजे उसे उस जगह से यसूसी के घर के बेसमेंट में ले जाके रखा जाता है। वहाँ पे मियानो को जुनको के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसके शरीर के सारे कपड़े उतरवा कर अपने चमड़े के बेल्ट से उसकी पिटाई शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अभी अपने घर वालों को फ़ोन लगाओ और कहो कि मैं घर से बाहर कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकली हूँ और आप लोग मेरी चिंता ना करो, मैं वापस कुछ ही दिनों में आ जाऊंगी। फिर उसके फैमिली वाले भी ये सब सुनकर पुलिस से अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है जुनको के ऊपर नर्क से भी ज़्यादा बदतर भयानक अत्याचार की कहानी। जुनको कई दिनों से लगातार भूखे प्यासे रहती है और जब उनसे वो पीने को पानी मांगती तो वो उसे अपना पेशाब पीने को देते थे और खाने को मांगती तो उसे कॉकरोच और छिपकलियाँ दी जाती थीं। अब वहाँ पे धीरे धीरे करके याकूज़ा गैंग के और लोग भी आना शुरू हो गए। सारे मिल के उसके साथ बलात्कार किया करते हैं। एक दिन में उसका 35 से 40 बार बलात्कार करते हैं और अगर उनका उनसे भी मन ना भरता तो वो उसके प्राइवेट पार्ट्स में बियर बॉटल्स, जलता हुआ बल्ब, उसके प्राइवेट पार्ट्स के बालों को और उसकी आँखों की पलकों को लाइटर से जला देते हैं। करीब ऐसे 15 दिन बीत गए उसे दर्द देते देते और उन्होंने उसका एक स्तन भी काट दिया था और प्लायर से उसके दांत भी उखाड़ लिए गए, जिसके कारण अब वो कुछ खाने में भी असमर्थ थी। उसके साथ इतने दिनों में अनगिनत बार बलात्कार किया गया और उसे साथ में ज़बरदस्ती ड्रग्स भी दिया जाता। यही नहीं बल्कि उसको खाने और पीने के लिए इतनी मात्रा में ही भोजन दिया जाता था कि वो जिससे मात्र जिंदा भर रह सके। उसके साथ रोजाना अलग अलग प्रकार से टॉर्चर किया जाता। उसके हाथ और पैर के नाखूनों को उखाड़ देते हैं। कभी कभी तो उसे छत से उल्टा लटकाकर पंचिंग बैग बनाकर उसके ऊपर बॉक्सिंग की जाती। ठंड के दिन में उसे नंगा कर फर्श पर नीचे सुलाया जाता। अब उसके शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं बचा था जिसे धीरे धीरे कर उन्होंने डैमेज ना कर दिया हो। इसी बीच जुनको को एक दिन मौका मिल जाता है जब मियानो और उसके दोस्त नशे की हालत में सो रहे होते हैं। उनमें से एक का फ़ोन जुनको के हाथ लग जाता है। इससे पहले कि जुनको कॉल लगाती उनमें से एक लड़का जग जाता है और वो ये सब देख लेता है और फिर से जुनको नाकामयाब हो जाती है। फिर उसके बाद फिर से उसे पंचिंग बैग बनाकर उसके बॉडी पर बॉक्सिंग की जाती है। चोट के कारण उसके बॉडी के अंदर और बाहर घाव हो जाते हैं और उसमें पस बन चुका होता है। अब वे बैठने और चलने में भी असमर्थ हो जाती है। 4 जनवरी 1989 को उन्होंने उसके साथ एक गेम खेलने की पेशकश रखी जो कि जापान का ही एक खेल था और कहा अगर तुम जीत गई तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। गेम शुरू होता है और संयोगवश जुनको ये गम जीत भी जाती है। ये देख मियानो को गुस्सा आ जाता है और फिर कुछ नया उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें उसके आँखों के ऊपर गर्म पिघलती हुई मोमबत्ती गिराई जाती और उसको फिर से मारना शुरू किया जाता। अब उसके शरीर की चोट से पस भी फट के बहने लगा। फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं और फिर उसे बुझा देते हैं और ना जाने कब पेट्रोल की मात्रा बढ़ गई और जुनको जलने लगी। जुनको अब सब कुछ सहने की क्षमता को खो चुकी थी और हुआ भी वही। 44 दिन तक अत्याचार को झेलते झेलते उसने आखिर दुनिया को अलविदा कर दिया और वो ये सोचकर वहाँ से चले जाते हैं कि शायद वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मिनाटो के भाई को कुछ शक होता है और वो पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि जुनको अब दम तोड़ चुकी है और वो तुरंत मियानो को उसकी खबर देता है। उन्होंने रेप और हत्या के अपराध से बचने के लिए लाश को कपड़े में लपेटकर करीब 200 लीटर बड़े ड्रम के अंदर डालकर सीमेंट और कंक्रीट से जाम कर दिया।
उसे उन्होंने रात के समय गाड़ी पर लोड करके किसी सुनसान और अकेली जगह पर ले जाकर फेंक दिया। फिर पुलिस मियानो को उस जगह ले चलने की को कहती है जहाँ पे उन्होंने लाश को ठिकाने लगाया था। वहाँ पहुंचकर जब पुलिस ने उस ड्रम को हथौड़े से तोड़कर देखा तो उसके अंदर से एक लड़की की बॉडी मिली जो कि करीब 70% तक पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। उसकी पहचान तक कर पाना मुश्किल था। उसके परिवार ने उंगलियों को देखकर उसकी पहचान की। पुलिस भी ये सब वाकया देखकर बहुत हैरान थी कि कोई इंसान किसी के साथ इतना बुरा भला आखिर कैसे कर सकता है। पुलिस भी सोच में पड़ गई कि हम तो दूसरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, यहाँ तो हमारे सामने कोई और ही दूसरा सच सामने निकल कर आ गया। इसमें सबसे ताज्जुब की ये बात थी कि उन सारे 5 लड़कों में केवल मियानो ही बालिग था, बाकी और चारों लड़के जो थे वो नाबालिग थे। जापान के कानून के मुताबिक किसी नाबालिग के खिलाफ बहुत बड़ा और ख़तरनाक केस नहीं चल सकता, तो इसी वजह से उनकी पहचान को भी गोपनीय रखा गया। लेकिन उस टाइम पे जापान की एक न्यूज़ को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि इन चारों के शक्ल और नाम को दुनिया के सामने उजागर कर दिया और उन दरिंदों को पूरी दुनिया जान गई। वहाँ के कानून के मुताबिक कोर्ट भी उनको कोई ज़्यादा बड़ी सज़ा ना दे सकी। मियानो को 15 साल और बाकी उन चारों नाबालिगों को 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई। फिर उन्होंने आगे अपनी सज़ा कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा को बढ़ाकर मियानो की सज़ा को 15 से 20 साल कर दिया और उन चारों की सज़ाओं को बढ़ा के 7-7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया।